नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्लो में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि कई बार अपने पहले भी चर्चा की है कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है वो चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, एक ही है, तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि जैसे अपने क्लासेस सेकेंड ईयर की चल रही हैं, फर्स्ट ईयर क्लासें अभी आई नहीं है, इस बेस पे अपने कहते हैं कि सेकेंड विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो विषय दोनों के लिए सेम है, पाठ्यक्रम सेम है, इस चुनने में अंतर है कि किसने फर्स्ट ईयर में लिया है, किसने सेकेंड ईयर में लिया है। तो अपने सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर सभी जो विषय आ जाते हैं, कला विषय से संबंधित सारे विषय, जियोग्राफी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वो इसके अंदर अर्थशास्त्र है, तो सभी जो विषय हैं सभी आ जाते हैं। तो सभी के लिए ही सभी का जो समान रूप से अध्ययन किया जाता है, सभी के उद्देश्य लेकर के जो सामाजिक अध्ययन में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाता है कि सभी विषयों का समावेश हो सके। तो सामाजिक अध्ययन एक व्यापक स्तर पर सभी विषयों को सम्मिलित करता है। तो यदि अपने ये कहें कि सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करने के बाद काफ़ी हद तक जो विषय हैं, शिक्षण विषय है, उससे दूसरे विषय भी क्लियर हो जाते हैं, उसको पूर्ण हो सकते हैं, आ जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि इसके जो उद्देश्य है, पाठ योजनाएं बनेगी, इसके अंदर शिक्षण विधियाँ प्रयोग होगी, तो कहीं ना कहीं वो समान रूप से यूज होगी। उसका जो उद्देश्य है सामाजिकता का विकास करना, उसके अंदर भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से प्रभाव करती है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन से जुड़ी हुई हैं। तो शिक्षण शास्त्र विषय यदि अपने विषय वस्तु के हिसाब से देखें तो सभी विषय एक जैसे ही हैं, उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। तो उसके अंदर जो अंतर मुख्य रूप से है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड यूनिट के अंदर जो भी अपने अर्थ प्रकृति के बारे में है, जहाँ उसका उद्देश्य है, उसके माध्यमिक स्तर पर जो उद्देश्य हैं, प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य हैं, उनके बारे में अंतर है। उसके बाद जो टॉपिक हैं, विषय हैं, उनके अंदर कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि कुछ विधियों हैं जो पर्टिकुलर उस विषय में यूज करती है, लेकिन जो सामान्यतः जो व्याख्या विधि है, प्रयोजना विधि है, या फिर उसके अंदर जो अधिगम संसाधन है, वो लगभग सेम है और इसमें सेम से ही है। हालांकि आज अपने पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो पाठ्यचर्या के का जो अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यचर्या सभी आकार को, सभी को सम्मिलित करता है। इतिहास को भी सम्मिलित करता है, जियोग्राफी को भी सम्मिलित करता है, उसके अंदर शास्त्र को भी सम्मिलित करता है, स्विक्स को भी सम्मिलित करता है। इसलिए इसका जो पाठ्यक्रम है इस तरह से समावेशित किया जाता है कि सभी जो विषय हैं वो समावेशित हो सके। क्योंकि हमने देखा था कि पर्यावरण का अध्ययन या पर्यावरण ज्ञान, प्राइमरी लेवल पर जो विषय सामाजिक अध्ययन की शुरुआत होती है वो पर्यावरण ज्ञान से या पर्यावरण अध्ययन से शुरू होती है। तो उस समय बालक की बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है। प्राइमरी लेवल पे बालक है जो 6 से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक का मानते हैं, तो बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था में वो खेलने में ज़्यादा रुचि लेता है, खेलने की रुचि के साथ साथ वो आसपास की वस्तुओं के बारे में ही अधिक जानता है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान उसको मिलता है उसके बारे में ही जानता है। परिवार के आसपास के जो सामाजिक रूप है उसके बारे, माता पिता की, ताया ताया की, और आप जो पड़ोस के अंदर जो रह रहे हैं उनकी जानकारी रखेगा। उसके बाद जो उसका परिवार व्यवसाय कर रहा है उसके बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे अंकल जी ये कार्य करते हैं, इस प्रकार से थोड़ी बहुत व्यवसाय की जानकारी होगी। तो पर्यावरण का जो शुरुआत होती है वो तीसरी क्लास से अपने मानते हैं। पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में तो कॉमन जो बातें हैं, जो हिंदी का ज्ञान करवा दिया, थोड़ा बहुत मैथ का जोड़ घटाव का ज्ञान करवा दिया, गिनती का ज्ञान करवा दिया, वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो पर्यावरण ज्ञान है वो प्राइमरी लेवल पर कक्षा 3 से शुरू होता है। उसके अंदर भी आसपास का जो वातावरण के बारे में बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो उसके लिए सामान्य सा परिचय दिया जाता है। उसके बाद जब माध्यमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर वो 6ठी से लेकर के 8वीं तक हो जाता है। तो 6ठी से लेकर के 8वीं तक में उसकी जो एज है वो 12 से लेकर के 15 वर्ष तक के आसपास हो जाती है, और वो पूर्व किशोरावस्था में आ जाता है। उसके लिए आत्मसम्मान की स्थिति आ जाती है, उसमें वो तर्क शक्ति या सोचने की जो शक्ति है वो भी आ जाती है, और कुछ वो परिपक्वता की ओर चलना शुरू हो जाता है। इस आधार पर उसके अंदर जो सामान्य सा परिचय था उसके आसपास के वातावरण का, उसके जिले का, उसके राज्य का, उसके अंदर व्यापकता लाई जाती है। सामाजिक ढांचे के अंदर, भौगोलिक स्थिति के अंदर व्यापकता लाई जाती है। लेकिन जो मुख्य जो पाठ्यचर्या होता है वो बालक का माध्यमिक स्तर का होता है।
माध्यम स्तर में भी 2 लेवल होते हैं, एक माध्यम स्तर जो 9th और 10th का मानते हैं, उसके बाद जो उच्च माध्यमिक स्तर है वो 11वीं और 12वीं का मानते हैं। माध्यमिक स्तर के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति है उसके अंदर सभी विषय समान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरमीडिएट के अंदर जाता है, माध्यमिक स्तर पर जाता है, तो माध्यमिक 11वीं 12वीं में जाता है, तो वो विषय का अंदर डिवाइडेशन हो जाता है, भूगोल विषय है, इतिहास विषय है, अर्थशास्त्र विषय है। इस प्रकार से वो अलग से थोड़ा सा उसको अलग विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू कर देता है। लेकिन उस उद्देश्य में जो सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से जो समान रहता है, जिसमें सामाजिक अध्ययन के रूप में माध्यमिक स्तर को मान करके इस जो 9th से लेकर के 12वीं स्तर का जो माध्यमिक स्तर को मान करके इसका अध्ययन करें, तो इसके अंदर बहुत अधिक व्यापकता आ जाती है, क्योंकि इस समय जो बालक है वो उत्तर किशोरावस्था की कंडीशन में होता है, यानी कि किशोरावस्था के एंडिंग पॉइंट पे होता है, और उसमें परिपक्वता जैसी स्थिति आ जाती है। वो सामाजिकता के बारे में भी जानना शुरू हो जाता है कि सामाजिकता किस प्रकार से हमें समाज में निवास करना है, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या महत्व है, हमारे शासन प्रणाली के प्रति क्या महत्व है। इस प्रकार से जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक बालक के भविष्य के निर्माण के लिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उसका जो आगे का जो भविष्य है वो भी निर्धारित होता है कि वो किस फील्ड के अंदर जाएगा, किस फील्ड में वो रुचि रखता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का वातावरण है तो सामाजिकता के अंदर ज़्यादा रुचि रखेगा तो वो इस प्रकार की सर्विस में जाएगा। यदि वो साइंस या मैथ के अंदर रहता है तो उस प्रकार से फैकल्टी में जाएगा। तो इस प्रकार का जो पाठ्यचर्या है माध्यमिक स्तर का वो कहीं ना कहीं आगे उसके भविष्य का निर्माण में भी सहायक होता है। तो हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इस स्तर पर कक्षा 9 में जो 9 से लेकर के 10 जो कक्षा 9 से 10 में देखें तो बालक 15 से 16 वर्ष की आयु तक प्रवेश करता है। तो 15, 16, 17, 18, क्योंकि 12 और 6 18, तो 18 साल की एज तक वो जो माध्यमिक स्तर है उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर वो परीक्षा लगभग पास कर लेता है। 18 से 17 हो जाए, 18, 19 उसके अंदर प्रवेश के आधार पर भी उसकी थोड़ी सी निर्धारित करती है। तो अपने कॉमन मानते हैं कि उसके अंदर 18 वर्ष तक वो क्या है उस कक्षा 12 तक को वो पास कर लेता है, यानी कि उधर से किशोरावस्था भी खत्म हो जाती है और उधर से वो क्या है माध्यमिक स्तर को भी पार कर लेता है। इस आधार पर वो उत्तर किशोरावस्था में जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अध्ययन करता है तो वो उत्तर किशोरावस्था के अंदर अपने कह दें 14, 15 यानी कि 15, 16, 17, 18 जिस वर्ष है वो इसके अंदर अध्ययन करता है। तो 15, 16, 17, 18 की एज के अंदर वो उत्तर किशोरावस्था में अपने आप को एक परिपक्व मानना, मैच्योर मानना शुरू कर देता है, अपने आप को एक बड़ा एक व्यक्ति मानना शुरू कर देता है कि मैं पूर्ण रूप से अपना मेरा विकास हो चुका, मैं समाज के प्रति कार्य कर सकता हूँ, मैं सभी कार्य कर सकता हूँ। तो इस क्योंकि अपने किशोरावस्था मनोविज्ञान के अंदर पढ़े किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक अपने आप को तो बड़ा समझता है, मैच्योर समझता है, लेकिन उसके माता पिता हैं, उसका परिवार है, उसके समाज है, वो उसको अभी तक बालक ही समझता है। तो वो द्वंद्व के अंदर फंसा होता है। तो इस आधार पर यदि माध्यमिक स्तर पर सही पाठ्यक्रम दिया जाए, पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यचर्या के आधार पर सही पाठ्यक्रम उसको सामाजिक अध्ययन का दिया जाए तो सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर हो सकता है। उसके अंदर सामाजिकता के गुण के साथ साथ उसमें सहन शक्ति है, उसके अंदर सही विकास की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके अंदर जो संवेग जो उस किशोरावस्था में उबाल मारते हैं, संवेगों का जो तूफान आता है उसके अंदर, तो वो भी क्या है इस पाठ्यक्रम के अंदर शांत होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रियाकलाप जैसी स्थिति उसके अंदर होती है। इस पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी बच्चों को दी जाती है जिससे कि वो बच्चे व्यस्त रहें, अपने आप को व्यस्त कर सकें, क्रियात्मक रूप से व्यवस्थित कर सकें। तो हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर हम किस प्रकार से हम क्या है बच्चों को अध्ययन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले है विषय का अध्ययन। तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, देखो विषय का अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हम माध्यमिक स्तर पर विषय का अध्ययन बच्चों को करवाते हैं, उस पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। तो विषय के अध्ययन के अंदर विषय की भूगोलिक स्थिति, विषय के अंदर हमारी भूगोलिक स्थिति,
विषय के अंदर विभिन्न देशों के अंदर किस प्रकार का शासन प्रणाली चल रही है, किस प्रकार का रीति रिवाज चल रहे हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो बच्चों को दी जाती है। और संस्कृति के आधार पर अपने जो भारत की संस्कृति का भी उसके अंदर समावेश किया जाता है कि हमारी संस्कृति किसी है, जैसे पूर्व संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, तो उसके अंदर क्या अंतर है। इस आधार पर हम देखते हैं कि उसके अंदर सामाजिक अध्ययन के अंदर संस्कृति के आधार पर अध्ययन करवाया जाता है। वहाँ की जो चीज़ें अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर भौगोलिक स्थितियाँ हैं, मानव व्यवसाय किस प्रकार से अलग अलग है, मानव व्यवसाय के अंदर किस प्रकार से भिन्नता है। यदि आपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर अधिकतर जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और अधिकतम जो व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन है। इसी आधार पर विभिन्न देशों के अंदर कौन कौन से व्यवसाय है, उनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा है, उसके अंदर उद्योग की स्थिति कैसी है, उद्योग कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ किस देश के अंदर प्रमुख रूप से लगे हुए हैं। वायुमंडल का अध्ययन, वायु का अध्ययन, उसके अंदर अपने खनिजों का अध्ययन, ऊर्जा के स्रोत, व्यवसाय, कृषि, व्यापार आदि के बारे में जानकारी दी जाती है या जानकारी की उसके अंदर समाहित की जाती है। और उसके अंदर ये कहा जाता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली का अध्ययन करवाते हुए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है। तो उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवेश का भी अध्ययन करवाया जाता है, सामाजिक और इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है, आर्थिक स्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर जो वैश्विक स्तर पर भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और अर्थशास्त्र या व्यवसाय के आधार पर अध्ययन किया जाता है, चारों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और उसकी आध्यात्मिकता के आधार पर भी, दार्शनिक आधार पर भी उसके अंदर समावेश किया जाता है। तो इस आधार पर सभी क्षेत्रों में विश्व का अध्ययन करवाते हुए भारत की स्थितियों के साथ उसका कंपेरिजन करते हुए, समावेश करते हुए वहाँ की स्थिति और हमारी स्थिति के अंदर ज्ञान करवाया जाता है। तो इसके अंदर वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, प्राचीन नवीन परंपरा को समझ करके प्राचीन परंपरा को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर तर्क और विवेक करना प्रयोग में आ जाता है, तो कौन सी स्थिति, कौन सा कंडीशन है जो हमारे काम की नहीं है, कौन सी जो परंपराएं हैं उसको तोड़नी चाहिए या उसको रूढ़िवादी परंपराएं, इस प्रकार की बातों का उसके अंदर समावेश किया जाता है। तो अपने इसके अंदर जब परंपरा को तोड़ने का वो प्रयास करता है, रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का प्रयास करता है, नवीन परंपरा को बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर तर्क और विवेक वाली स्थिति उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाता है और शिक्षा पूर्ण करने के बाद गृह जीवन के दायित्व को उठाने के लिए तैयार होता है। अतः स्तर पर सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में भूगोल विषय का निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश जो किया है, तो उसके अंदर विषय का अध्ययन है, उसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे भारत का अध्ययन, जो भारत देश का अध्ययन है या देश का अध्ययन लिख सकते हैं अपने। देश का अध्ययन, तो देश के अध्ययन के अंदर भी कोई सभी स्थितियां हैं कि देश की शासन व्यवस्था कैसी है, उसके अंदर शासन व्यवस्था के अंदर कितने स्तर हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति है, राज्य सरकार है, किस प्रकार से कौन कौन से जो केंद्र सरकार के अंग हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से कानून का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से उनके अंदर उन चीज़ों के बारे में लागू किया जाता है, उसमें डिवाइडेशन या विकेंद्रीकरण कैसे किया जाता है जो शक्तियों का, इस प्रकार का जो ज्ञान है शासन व्यवस्था का बालकों को दिया जाता है, ताकि वो अपने शासन व्यवस्था को समझ सके और उनके अनुसार अपना जीवन यापन उसमें अपनी रुचि दिखा सकें और अपने देश के प्रति वो समर्पित हो सकें, अपने देश के जो शासन व्यवस्था है उसके प्रति एक्टिव हो सके। इस प्रकार की भावना उसके अंदर पैदा की जाती है। तो इसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों का भी अध्ययन करवाया जाता है। देश के जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जल हैं, जल के अंदर जैसे नदी हैं, झरने हैं, झीलें हैं ना, पर्वत है, पठार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में बताया जाता है। और इसकी जो संरक्षण की स्थिति है, सुरक्षा की स्थिति है, उसके बारे में भी जागृत किया जाता है, इस पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया जाता है। तो जलवायु है, प्राकृतिक संपत्ति है, मिट्टी है, आर्थिक सामाजिक अध्ययन है, आर्थिक सामाजिक किस प्रकार से आर्थिक स्थिति सामाजिक अध्ययन को प्रभावित करती है, और सामाजिक अध्ययन आर्थिक जीवन पर ही निर्भर है ना। आर्थिकता के आधार पर सामाजिक स्तर
कितने किस प्रकार से स्तर का डिवाइडेशन होता है, आर्थिक स्तर पर किस प्रकार से सामाजिक स्तर बनते हैं, इस प्रकार की बातों का भी इसके अंदर अध्ययन करवाया जाता है। यातायात साधनों का, राष्ट्रीय एकता अखंडता की भावना उसमें पैदा की जाती है। समस्याएं भी सामाजिक समस्या भी हो सकती है, पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं, तो पर्यावरणीय समस्याओं को किस प्रकार से वो पैदा हुई हैं, उससे क्या परिणाम होंगे, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार की बातों का समावेश इसके अंदर किया जाता है, ताकि वो बालक क्या है उस समस्या को दूर करने के लिए तैयार हो सके और समस्या को कम करने के लिए तैयार होने के उसमें कम करने के लिए या दूर करने के लिए तैयार हो सके। अब जनसंख्या समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी की समस्या के अंदर भी बालक समझता है कि बेरोजगारी किस प्रकार से पैदा हो रही है, तो हमें किस प्रकार से कौन से व्यवसाय के अंदर जाना चाहिए ताकि हम रोजगार न रहे और अधिक बेरोजगारी है जो उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही आगे जो टॉपिक है उसके अंदर अपने कह सकते हैं कि इसमें चीज़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में प्रमुख समस्याएं, नंबर 3 है जो प्रमुख समस्याओं के बारे में इसके बारे में मैंने समस्याएं तो मैं अपने पहले बात कर चुके हैं कि जो प्रमुख समस्या हैं उसके बारे में अपने अध्ययन करने में भी सभी प्रकार की समस्या हैं। समस्या के अंदर क्योंकि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन में रहते हुए हमें आर्थिक समस्या भी हो सकती है, पर्यावरणीय भौगोलिक आधार पर समस्या हो सकती है, समाज के आधार पर सामाजिक स्तर पर जो रहन सहन की समस्या वो भी है। तो समाज के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, आर्थिक आधार पर बेरोजगारी है, आर्थिक आधार पर व्यवसाय प्राप्त नहीं हो रहा, कोई गरीब है कोई अमीर है, इस अमीर गरीबी की विषमता को किस प्रकार से दूर किया जा सके, ये विषमता क्यों पैदा होती है और किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो एक समाज को सही समाज बनाने के लिए ज़रूरी है, वो इस पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया जाता है। क्योंकि इस स्तर पर जो बालक है वो देश के भविष्य के लिए एक उच्च नागरिक बनने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें समाज समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, देश की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, विश्व स्तर पर हम विश्व कटुगम को मानते हुए इसका अध्ययन करते हैं। तो हमें इसके बारे में, समस्याओं के बारे में, देश और विश्व की और राज्य की, अपने समाज की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर प्रमुख समस्याओं के बारे में, समस्याएं सभी प्रकार की समस्या आती है, जैसे हमने कहा है कि वो आर्थिक प्रमुख समस्या भी है, सामाजिक समस्याएं भी हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भी हैं, वैश्विक स्तर पर जो समस्या हैं उनके बारे में भी अध्ययन करवाया जाता है सामाजिक अध्ययन के रूप में। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हैं तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जाते हैं तो वो जो विषय है उस विषय के अकॉर्डिंग समस्याओं का जो डिवाइडेशन होता है, जब भूगोल विषय का अध्ययन कर रहा है भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, यदि वो इसके अंदर इतिहास राजनीति के रूप में अध्ययन करें तो राजनीति के अंदर पॉलिटिकल की समस्याएं हैं, लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से जातिवाद प्रभावित करता है, उसके बाद जो धार्मिकता है वो भी प्रभावित करती है, किस प्रकार से लोकतंत्र में शासन करने की व्यवस्था की कमियां हैं उसके लिए समस्याएं आती हैं, इस प्रकार में बातें हैं वो उसके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। तो इसमें लोकतांत्रिक आधार पर यानी शासन के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, उसके अंदर आर्थिकता के आधार पर, उसके अंदर पर्यावरणीय समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, आज वर्तमान के अंदर में जो सामाजिक समस्या चल रही है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है उसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, इन प्रकार की समस्याओं के बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसको दूर आतंकवाद है ना, और आज वर्ष में सबसे बड़ी जो विश्व की समस्या चल रही है जो कोरोना महामारी है उसको निपटने के लिए, तो ये सारी समस्याएं सामाजिकता के आधार पर है और वैश्विक समस्याएं हैं। इसके बाद है इसमें अपने कहें क्रियात्मक तथ्यों का समावेश। क्रियात्मक तथ्यों का समावेश, क्रियात्मक तथ्यों का समावेश। तो क्रियात्मक तथ्यों का समावेश वही है कि इसके अंदर बालक
तर्क, बुद्धि और कुछ अपने जो तर्क के आधार पर या बुद्धि के आधार पर एक परिपक्व मानव या एक परिपक्व नागरिक बनने के लिए तैयार होता है। तो क्रियात्मक रूप से उसके अंदर जो ऊर्जा होती है बहुत होती है। तो इस प्रकार की जानकारी उनको दी जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्रों की जानकारी, उसको जानकारी, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है, उसका क्या उपयोग है, क्या उसका सदुपयोग है। जैसे वायु दाब मापी है, ताप मापी है, वर्षा मापना, आर्द्रता है, शुष्क ताप मापी है, दिशा सूचक यंत्र है, सर्वेक्षण यंत्र है, जरीफ है, फीता है, ये भौगोलिक चीज़ें होंगी। उसके बाद जो क्रियात्मक के रूप में आपने मॉडल बनाने हैं, किसी भी सामाजिक ढांचे का मॉडल बनाना, किसी सामुदायिक कार्य के अंदर भाग लेना, वो भी क्रियात्मक के अंदर आएगा। किसी सामुदायिक कार्य का व्यवस्था करना, जिम्मेवारी दे देना, जैसे मान लो अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्व होते हैं, 15 अगस्त है या फिर अपने 26 जनवरी है, उनके जो व्यवस्था के लिए भी उन बच्चों को क्या है प्रेरित किया जाता है, जिससे कि वो सामाजिक रूप से क्या है सामाजिकता के आधार पर सामूहिक रूप से कार्य कर सके और अपने उत्तरदायित्व को निभा सके। इस प्रकार के कार्य भी हैं। और इसी आधार पर इतिहास उसमें अपने समय रेखा का निर्माण करना, तथ्यों का मॉडल बनाना, चित्र बनाना, मानचित्र का तैयार करना, मानचित्र को समझना, उसके अंदर स्थान अंकित करना, ये सारे क्रियात्मक तथ्यों का समावेश इसके अंदर किया जाता है, ताकि बालक क्या है उसके अंदर बढ़िया तरीके से अपने अनुभवों का या अपने जो इंद्रियों का उपयोग करते हुए क्रियात्मक रूप से वो क्या है कार्यों का समावेश करते हुए सही तरीके से उसको सीख सके। क्योंकि जब बालक करके सीखेगा, अपने हाथों से करेगा उस काम को, तो वो जल्दी सीखेगा और उसका ज्ञान स्थायी होगा, वो अपनी ऊर्जा का भी सही तरीके से उपयोग कर सकेगा। इसी प्रकार से भ्रमण का आयोजन करना, भ्रमण का आयोजन तो भ्रमण का आयोजन करने का अर्थ है कि इसके अंदर बालक मेच्योर अपने आप को परिपक्व समझता है और वो भ्रमण के लिए, दीर्घकालीन भ्रमण के लिए, जिस प्रकार से 1 या 2 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए जब हम भ्रमण लेते हैं वहाँ भी जा सकता है। और उनके लिए क्या है जो आसपास का जो भ्रमण क्षेत्र है, जैसे डाकघर हो गया या बैंक हो गया या अपने खेत की जो फसलें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कोई ऐतिहासिक चीज़ देखना चाहता है, दुर्ग है पास में, है ना, कुछ प्रकार का महल है जो देखने के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो दीर्घकालीन भ्रमण है उसके अंदर जैसे दूर का पड़ता हवा महल है और हमारे के अंदर देखने के लिए, उसके समझने के लिए, उसके बारे में जो एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के रूप में जो सिद्धांतिक रूप से उसको थ्योरी के रूप में पढ़ेगा, एक वहाँ देखेगा तो उसके अंदर जो ऐतिहासिक भ्रमण की जो रुचि है वो अधिक पैदा होगी। क्योंकि इस प्रकार का बालक के अंदर उत्साही होता है और उसके अंदर भ्रमण करने की प्रवृत्ति है वो अधिक पाई जाती है, वो उत्साह के साथ उस भ्रमण क्षेत्र में जाता है। तो इसके साथ साथ भ्रमण के साथ साथ वो क्या है इस ज्ञान को भी प्राप्त करता है। तो भ्रमण की स्थिति इसके अंदर होनी चाहिए। भ्रमण का उद्देश्य पहले बता दिया जाए किस प्रकार का भ्रमण है, फिर भ्रमण करने के बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार करवाना, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद अपनी शासन प्रणाली के प्रकारों को समझना भी आ सकता है। हालांकि इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन शासन प्रणाली क्योंकि माध्य स्तर पर आपने देखा है कि शासन की कई प्रणालियाँ थी, राजवंश था, उसके बाद अधिनायक तंत्र भी है ना, निरकुश अपने राजतंत्र को भी निरकुश तंत्र के रूप में जानते हैं। धीरे धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़े। आज लगभग सभी देश लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र को अपना रहे हैं। तो शासन प्रणालियों के क्या कार्य हैं, किस प्रकार से शासन किया जाता है और किस प्रकार के शासन के गुण हैं, ताकि हम उस शासन प्रणाली की तुलना करते हुए लोकतंत्र शासन प्रणाली को व्यवस्थित कर सकें, उसके बाद रुचि पैदा कर सकें, जिससे कि हमारा जो राष्ट्रीयता और अखंडता है, लोकतंत्र की जो भावना है उसको वो दृढ़ कर सके। इस प्रकार से शासन प्रणालियों को समझना भी इसका जो पाठ्यक्रम के अंदर किया जाता है।
इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति को समझना है, सामाजिक स्थिति को समझना है, ये सारे विषय इसके अंदर समावेश किए जाते हैं। तो जब हम देश राज्य की मूल समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें लिए समावेशित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर के अध्ययन नहीं कर रहे। उसके लिए आर्थिक, सामाजिक, भूगोलिक और राजनीतिक या नागरिक शास्त्र के रूप में सभी को सम्मिलित करते हुए जब अध्ययन करेंगे तभी सामाजिक अध्ययन के रूप में पूरे विश्व का अध्ययन आएगा। तो विश्व का अध्ययन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतिहास के विश्व के ध्यान के रूप में सिर्फ इतिहास के रूप में विश्व का अध्ययन करना है। हालांकि जब अपने बात माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर चले जाएंगे या कॉलेज लेवल पर जाते हैं तो उसके अंदर इतिहास का विश्व का इतिहास या भारत का इतिहास इस प्रकार से उसको अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब माध्यमिक स्तर पर हो जाएगा तो माध्यमिक स्तर पर उसके लिए एक रूप से सामाजिक अध्ययन के रूप में क्या है, उसमें ऐतिहासिक, भूगोलिक और राजनीतिक सभी प्रकार से उसका समाविष्ट रूप से अध्ययन किया जाएगा कि उस समाज के रूप में, उस नागरिक के रूप में, उसमें समाज के ढांचे के रूप में या नागरिकता के रूप में उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से हमने पाठ्यचर्या का अध्ययन किया है माध्यमिक स्तर पर। अब एक नए विषय के साथ हम कल फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।